लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स के बारे में बात कर ली थी, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, और फर्स्ट लॉ के बाद हम इनर्शिया के बारे में बातचीत कर रहे थे। इनर्शिया से रिलेटेड बात कर रहे थे। हमने 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया बताए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ एक चीज जो हमें अब डिस्कस करनी है, अब जो हमें समझनी है कि ये इनर्शिया जो है व्हाट डज इट डिपेंड ऑन। ये इनर्शिया जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमने ये तो बता दिया था दैट दिस इनर्शिया, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। कोई भी बॉडी है तो उसमें ये प्रॉपर्टी तो होती ही है, पर ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं कि किसी के पास ज्यादा इनर्शिया है, किसी के पास कम इनर्शिया है, एंड सो ऑन। सो अगर हम यहां पर अगेन लॉजिकली सोचें, हमने कहा था इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी, inherent property of any body due to which it resists the change in state of motion। इस प्रॉपर्टी की वजह से हर बॉडी जो है अपने स्टेट ऑफ मोशन में किसी भी चेंज को जो है अपोज करती है। ठीक है, अब कौन सी बॉडी ज्यादा अपोज करेगी, कौन सी बॉडी कम अपोज करेगी, वो हमें सोचना है। अब यहां पर इसको लॉजिकली अगर हम सोचें, अगर हम एक छोटे से बॉक्स को पुश कर रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड सेम फोर्स से, तो वो शायद मूव कर जाएगा। अगर एक कार को उतने ही फोर्स से धक्का दे रहे हैं या एक ट्रक को उतने ही फोर्स से धक्का दे रहे हैं तो वो शायद मूव नहीं करेगा। अगर मूव किया भी तो बहुत धीरे मूव करेगा। दैट मीन्स द कार प्रेजेंटेड मोर अपोजिशन, उसने कार ने जो है ज्यादा अपोजिशन प्रोड्यूस किया इन स्टेट ऑफ मोशन। कार भी रेस्ट पर थी, वो छोटा सा बॉक्स भी रेस्ट पर है, पर बॉक्स जो है वो बहुत कम अपोज कर पाया इस चेंज को, कार ने बहुत स्ट्रांगली उस चेंज को अपोज किया। अब एक बॉक्स और एक कार में मेजर डिफरेंस क्या है? कार ज्यादा भारी है, बॉक्स हल्का है। फाइन, हल्का भारी इस चीज को हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मास और वेट। सो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि इनर्शिया शुड डेफिनेटली बी रिलेटेड टू मास। इनर्शिया और मास में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। ठीक है, ये हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के टर्म में बात की। अब सपोज हम इनर्शिया ऑफ मोशन के टर्म में बात करें। भाई एक बॉल आ रही है, सपोज एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया, वो आ रही है और हमने उसको कैच किया, तो हमने उसको रोक दिया। इसी तरह से मान लो किसी ने कोई हैवी ऑब्जेक्ट फेंक दिया, किसी ने आयरन की एक बड़ी सी बॉल जो है, या जो बोलिंग एली वाली बॉल होती है, वो सपोज किसी ने फेंकी और वो हम कैच करने जाएं, तो हम बहुत मुश्किल से उसको रोक पाएंगे, शायद हमारे हाथ में चोट लग जाए। दैट मीन्स जो हैवी वाली बॉल है, अगेन दैट हैवी बॉल प्रेजेंटेड मोर अपोजिशन, उस हैवी बॉल ने ज्यादा अपोज किया टुवर्ड्स द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। मोशन से रेस्ट में आने में वो बड़ी वाली बॉल ने ज्यादा अपोजिशन दिया, छोटी सी एक टेनिस की बॉल या प्लास्टिक की बॉल कम अपोजिशन देगी। दैट मीन्स अगेन इट इज रिलेटेड टू मास, मास से ही ये डेफिनेटली रिलेटेड है। इसी तरह से हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को भी समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं मास से। एक बॉल आ रही है, बॉलर ने बॉल फेंकी और हमने बैट से उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर कोई भी बॉल आ रही होती और हम बैट से या हमारे हाथ पैर से उसको हिट करते, तो अगेन
वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता, उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। सो इन तीनों ही एविडेंसेस से, इन तीनों ही ऑब्जर्वेशन से एक चीज डेफिनेटली समझ में आती है, जिसका मास ज्यादा है, द बॉडी विच हैज ग्रेटर मास, मोर मास, it will provide more resistance towards the change in state of motion. That means the heavier body will have more inertia. तो हम यहां पर बोल सकते हैं that mass is actually the measure of inertia. Mass is the measure of inertia. A heavier body has more inertia as compared to a lighter body. A heavier body has more inertia as compared to a lighter body. जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी, उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंज को उतना ही ज्यादा अपोज करेगी। ठीक है, सो इसीलिए हम मास को हमेशा आगे हमारे इस चैप्टर में देखेंगे, जहां पर भी हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, हम ये जरूर देखेंगे कि मास हमेशा उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें हमेशा मास का एक टर्म इन्वॉल्व जरूर होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट हम एक चीज और बोलते हैं, दैट जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा था, उसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia. ठीक है, बिकॉज इनर्शिया और फर्स्ट लॉ दोनों ही एक तरह सेम बात ही बोल रहे हैं। फर्स्ट लॉ में हमने कहा था until and unless an unbalanced force acts on a body, it does not change its state of motion. जब तक किसी बॉडी पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता, तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होता। इनर्शिया भी यही इसी बारे में बात कर रहा है, इसी बारे में हमें बता रहा है। सो दैट इज वाई हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। Now at this point the first law of motion is complete. यहां पर first law of motion से related सारी बात हो जाती है, complete हो जाती है। And now we move towards second law of motion. माइक में कुछ किया क्या, माइक का स्विच? हाँ ठीक है, वो डिस्टर्बेंस फाइन। नाउ
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम फाइनली फोर्स को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, हम फोर्स मेजर करना चाहते हैं कि ये फोर्स जो है इसको हम कुछ वैल्यू कैसे दें। जैसे मास को हम वैल्यू देते हैं कि भाई 5 kg, 10 kg, 15 kg, वैसे ही इस फोर्स को हम कुछ वैल्यू कैसे दें, उसको वैल्यू हम कैसे डिफाइन करें। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विल डील अबाउट दैट, उस बारे में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह से डील करता है। नाउ इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगेन हमें एक नई क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, हम एक और नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं टू अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हम एक नई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, अगेन द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग दिस फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का जो बेसिस है, दिस इज अगेन एक्सपेरिमेंटल। जैसा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पहले देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बेसिस पर फिर फर्स्ट लॉ का बेसिस बना, फर्स्ट लॉ को कंसेप्चुलाइज किया गया। सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताने के लिए, दैट मीन्स फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए, कब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, कब हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, ये जो फोर्स है ये किस तरह से जो है स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, फोर्स लगाने से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, एंड सो ऑन। उन सबको समझने के लिए जो एक लॉजिक देखा गया कि ऑब्जेक्ट जितना भारी है, जैसा हमने कहा ऑब्जेक्ट जितना भारी है उसको मूव करने के लिए उतना ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ता है, अगर बाकी सारी कंडीशंस सेम रहे तो। सिमिलरली हमने एक और ऑब्जर्वेशन देखा, हम एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं दैट हमें सेम ऑब्जेक्ट को ही अगर ज्यादा तेजी से मूव कराना है, ठीक है, जैसे अगर एक बॉल है उसको धीरे से फेंकना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसको जोर से फेंकना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बॉल को हिट करके 6 मारना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसको साइड में ही कहीं थोड़ी दूर भेजना है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दो ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम ये मोमेंटम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। पहला हम क्या बोल रहे हैं, दैट टू प्रोवाइड द सेम वेलोसिटी, या हम बोल रहे हैं टू ब्रिंग आउट द सेम चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, we need to apply more force to a heavier body to bring about the same change in state of motion we need more force for a heavier body. ठीक है, मतलब एक हल्की सी बॉडी को, एक हल्की सी बॉडी को सपोज हमें रेस्ट से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंचाना है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक अगर उसको पहुंचाना है तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर हमें एक बड़ी बॉल को, एक हेवी बॉल को उतनी ही स्पीड तक पहुंचाना है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को ही सपोज हम
from rest to a speed of 10 meter per second. This is just an example. For example, तो इसको जितना फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है, हम कुछ F1 बोल दें, हमने यहां से कुछ फोर्स लगाया होगा इसको, और इसको कुछ फोर्स लगाया हमने, F2, तो हम बोल रहे हैं F2 विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन F1. ये एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक हल्की बॉल है उसको भी वही चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन देना है, एक भारी बॉल है उसको भी वही चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन देना है, तो F2 will be greater than F1. F2 will be greater than F1. यहां बोल दे we will need to apply more force on the heavier body. So हम observations की बात कर रहे थे. The first observation is that to bring about the same change in state of motion, अगर अलग अलग bodies को हमें सेम चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन देना है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है. मतलब जो हमने पहले भी कहा कि अगर एक भारी बॉल आ रही है उसको रोकना है और एक हल्की बॉल आ रही है उसको रोकना है, तो भारी बॉल को रोकने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा. सिमिलरली हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो बोल रहे हैं कि सेम ऑब्जेक्ट को ही ज्यादा बड़ा चेंज अगर देना है, स्टेट ऑफ मोशन में ज्यादा बड़ा चेंज अगर हमें देना है, तो जिसमें हम ज्यादा बड़ा चेंज दे रहे हैं उस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वेशन. टू ब्रिंग अबाउट a bigger change in state of motion for the same body, more force is required. To bring about a bigger change in state of motion for the same body, more force is required. मतलब अब हमारी बॉडी तो दोनों केस में सेम ही है. दिस इज अगेन जस्ट एन एग्जाम्पल, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. सेम बॉडी को हम दो अलग अलग चेंज देना चाहते हैं. एक में हम उसको 0 से सपोज 10 मीटर पर सेकेंड तक लाना चाहते हैं, दूसरे केस में सपोज हम उसको रेस्ट से 20 मीटर पर सेकेंड तक लाना चाहते हैं, ठीक है. ये पहला केस, रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस, रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड. या इसका उल्टा, वही जो हमने कहा, एक बॉल आ रही है, अगर वो धीरे आ रही है हमें रोकना है, तेज आ रही है हमें रोकना है, तो जब ज्यादा तेज आ रही है तब हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगेन इन दिस केस F2 विल बी ग्रेटर देन F1. हमें स्टेट ऑफ मोशन में बड़ा चेंज अगर करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ईच ऑफ द केस, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट या चेंज इन डायरेक्शन. तीनों ही केस के लिए ये एप्लीकेबल है. ठीक है. कोई बॉल कम
स्पीड से आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करना आसान है, कोई बॉल ज्यादा स्पीड से आ रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम दो फैक्टर्स यहां पर देख रहे हैं, एक तो मास, ठीक है, हेवी बॉल मतलब ज्यादा मास, ज्यादा बड़ा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन मतलब ज्यादा बड़ा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो हम यहां देख रहे हैं ये मास और वेलोसिटी इन दोनों ही चीजों पर, इन दोनों ही क्वांटिटीज पर जो है ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड जो हम फाइनली लाना चाहते हैं, क्वांटिफाई करना चाहते हैं, वो इन दोनों ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी में हम क्या चेंज कर रहे हैं, ठीक है। So we introduce this quantity momentum, which now we define as, momentum को हम define करते हैं as the product of the mass and velocity of a body. Momentum is defined as the product of mass and velocity of a body. ठीक है, momentum is equal to mass into velocity. ठीक है, मोमेंटम को हम जनरली स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल p, and thus the formula becomes P equal to m into V. ठीक है, ये एक हमने क्वांटिटी डिफाइन करी, फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम, which is defined as the product of mass and velocity. अब क्योंकि यहां पर velocity आ रहा है फॉर्मूला में, mass into velocity, therefore the first thing, the first point that we should note about momentum is that it is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. सबसे पहला पॉइंट जो हम यहां पर मोमेंटम के बारे में समझेंगे, that it is a vector quantity, it has a magnitude and a direction. Then second चीज जो हम हमेशा एनालाइज करते हैं, what are the units of this quantity. ये जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट्स क्या है? यूनिट्स में हम दो सिस्टम में मेनली डील करते हैं, एक एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एंड सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब एसआई यूनिट में मास जो होता है वो हम
किलोग्राम केजी में मेजर करते हैं। वेलोसिटी जो होती है उसको हम मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, therefore the SI unit of momentum should be 1 kg into 1 meter per second, therefore kg meter per second. The SI unit of momentum is kg meter per second. देन CGS यूनिट अगर हम देखें, CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम के लिए रिस्पेक्टिवली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो अब यहां पर मास के लिए ग्राम आ जाएगा 1 ग्राम, वेलोसिटी की जगह पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, therefore the CGS unit will be ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, the CGS unit will be ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन हम मोमेंटम को अगर वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों स्पेसिफाई करनी है। मैग्नीट्यूड तो हम इस तरह से बता सकते हैं भाई P इक्वल टू M इंटू वी, जो भी मास है, जो भी वेलोसिटी है, दोनों को हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मोमेंटम की, उसको हम देखें समझें। Direction is simply the same as direction of velocity. Direction of momentum is same as that of velocity. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ही मोमेंटम की भी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर बॉडी ईस्ट में जा रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी ईस्ट हो जाएगी, बॉडी नॉर्थ में जा रही है तो उसकी भी नॉर्थ हो जाएगी। अगर बॉडी अपवर्ड्स जा रही है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी अपवर्ड्स हो जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी हमने बताई है मोमेंटम, इसका हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कई जगह पर हम इसका यूज करेंगे, देखेंगे। कुछ सिंपल सा हम एक प्रॉब्लम ले लें जस्ट टू अंडरस्टैंड कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन एक हम लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, a man of mass 60 kg, a man of mass 60 kg is moving with a speed of
2 meter per second. A man of mass 60 kg is moving with speed of 2 meter per second. What is his momentum? What is his momentum? Or we can say what is the magnitude of momentum. ठीक है, इसी में एक पार्ट और अगर मैं ऐड करूं, with what speed should he move to have a momentum of 300 kg meter per second. इसी में एक पार्ट और मैंने ऐड कर दिया, with what speed should he move to have a momentum of 300 kg meter per second. मैं सॉल्व करता हूं इसको, सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। पहले वाले केस में जो हम करेंगे, जो हमने फॉर्मूला बताया है वो डायरेक्टली यूज करेंगे, P इक्वल टू M इंटू वी। देयरफॉर P इज इक्वल टू 60 इंटू 2, दैट इज 120 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाले केस में भी फॉर्मूला तो डेफिनेटली यही रहेगा, P इक्वल टू M इंटू वी। लेकिन हमें मोमेंटम दिया है और पूछा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द मैन सो दैट द मोमेंटम इज 300 kg मीटर पर सेकेंड। अब मैन का मास तो बदलेगा नहीं, भले ही वो किसी भी स्पीड से चले, उसका मास जो है वो तो 60 kg ही रहेगा। देयरफॉर यहां पर तो हम 60 ही डालेंगे, ये जो v है ये हमें फाइंड करना होगा। एंड 60 से अगर हम डिवाइड कर दें, 60 को इधर ले आए तो हमें मिलेगा v इक्वल टू 300 अपॉन 60, जो कि सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहले वाले केस का आंसर 120 kg मीटर पर सेकेंड, दूसरे वाले केस का 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कहा है कि अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है किसी बॉडी पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है या हम बोल दें उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज आता है। या तो कोई रेस्ट पर है वो मोशन में आ जाता है, कोई मोशन में है वो रेस्ट पे आ जाता है, या कोई मोशन में है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये मोमेंटम जो है ये तो एक ऐसी बॉडी से रिलेटेड है, सिर्फ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ऐसी बॉडी से रिलेटेड होगी ये चीज जो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से चल रही है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर मोशन की स्टेट में चेंज होता है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। मास तो किसी बॉडी का चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है तो उसकी वेलोसिटी में जरूर चेंज होगा। ठीक है, सो हम यहां पर अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम को कंसेप्चुलाइज करते हैं, समझते हैं। ठीक है, नाउ किसी भी बॉडी में अगर हम चेंज की बात करते हैं, किसी भी क्वांटिटी में अगर हम चेंज की बात करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अगर कोई बोलेगी तुम्हारी हाइट में क्या चेंज हुआ है पिछले 1 साल में, तो अभी जो है माइनस जो पहले थी वो चेंज हो गया। ठीक है, सो किसी भी क्वांटिटी में जब हम चेंज की बात करते हैं तो इट सिंपली मीन्स द फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम
also be defined similarly. Final momentum final minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum. नोटेशन में जो हम तरीका यूज करते हैं, चेंज इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीक सिंबल डेल्टा. डेल्टा से हम चेंज को डिनोट करते हैं. फाइनल मोमेंटम को हम P विद अ सबस्क्रिप्ट F लिख देते हैं, माइनस इनिशियल मोमेंटम P विद अ सबस्क्रिप्ट I इस तरह से लिख देते हैं. खास बात, जो ये मोमेंटम फाइनल और मोमेंटम इनिशियल हम लिख रहे हैं, इसमें मास में तो कोई चेंज नहीं होगा. सेम बॉडी के लिए ही हम चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं. हम सिंपली बोल रहे हैं दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब बॉडी के मास में तो कोई चेंज होगा नहीं, मतलब जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ इस वेलोसिटी में हो सकता है. ठीक है. सो हम अब इसको आगे और जो लिखेंगे इसी फॉर्मूले को, हम बोल सकते हैं दैट डेल्टा P इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू. एम वी माइनस एम यू. V और U हम अगर याद करें तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे. वही नोटेशन हम यहां भी यूज कर रहे हैं. अगर हम M को कॉमन ले लें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा P इज इक्वल टू M इंटू V माइनस यू. ठीक है. इसमें M जो है वो मास ऑफ बॉडी है, V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी. M is mass of body, V is final velocity of the body, U is initial velocity of the body. Right. हम अगेन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल ले लें. ठीक है. अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लें और फिर इस चीज को समझे. चेंज इन मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम देखते हैं, समझते हैं. The speed of a car, the speed of a car weighing 500 kg changes from 10 meter per second to 20 meter per second. The speed of a car weighing 500 kg changes from 10 meter per second to 20 meter per second. What is its initial momentum
what is its final momentum, what is the change in momentum, what is the initial momentum, what is the final momentum and change in momentum. Find initial momentum, final momentum and change in momentum. ठीक है. So again ये just एक illustrative example है. So the initial momentum should be equal to m into u, that is 500 into 10. Therefore 5000 kg meter per second. Final momentum will be equal to mv, 500 into 20, that is 10,000 kg meter per second. Delta P will be equal to Pf minus Pi, final momentum minus initial momentum, that is 10,000 minus 5,000. Therefore 5,000 kg meter per second. ठीक है. 5,000 kg meter per second is the change in momentum of the car. कार के मोमेंटम में इतना चेंज हुआ है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम. ये जो हमें मोमेंटम के बारे में समझना था वो यही सारी चीजें थी. मोमेंटम को हम आगे भी यूज करेंगे फाइनली टू डिफाइन, टू अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हमने अभी तक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कोई बात नहीं की है. और जैसा कि कहा था, हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने के पहले मोमेंटम को बहुत ध्यान से, बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा. मोमेंटम का क्या यूज है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, वो फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है. फाइन. गुड बाय. यहीं से फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.